नमस्कार। आई विटनेस न्यूज के स्पेशल शो बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आज के पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे बीच आज की इस चर्चा में शामिल हैं भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सत्यपाल सिंह जी, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रूपेश गुप्ता जी, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विजय कटियार जी, युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शुभम तिवारी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव प्रदीप यादव और वरिष्ठ अधिवक्ता अनीस अहमद खान साहब। मजदूर मजबूर है, रोजगार छिन गया, बेरोजगारी की समस्या आई, जेब खाली हुई तो मायूस होकर अपने घर लौट आया। बड़ा दर्दनाक स्थिति है उन मजदूरों की जो काम धंधा बंद करके अपने गांव, अपने मोहल्ले लौट करके आए। उनके सामने अंधकार है, उन्हें नहीं लगता कोई उम्मीद आगे पीछे दिख रही है कि उन्हें कोई रोजगार मिल जाएगा। और इसी विषय पर हम आज की चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। हम सत्यपाल सिंह से ये अनुरोध करेंगे कि बताइए कि क्या कोई उम्मीद की किरण दिख रही है या कोई सरकार की प्लानिंग है इन स्थितियों से निपटने के लिए। से वापस चले जाएंगे, सबके लिए साधन लगे हैं, सब लोग निकल के जाएं, बस अड्डे पहुंचे। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने रात भर पूरी एक रात में जगकर 10,000 बसों की व्यवस्था करके और सारे मजदूरों को अपने प्रदेश में लाने का प्रयास किया। उसके बाद से क्रम चला, कुछ लोगों ने उसकी आलोचना भी की, लेकिन आज जब आप सड़क पर चलते हुए लोगों को पैदल देखते हैं, जब बच्चों को गोद लिए हुए माता बहनों को देखते हैं, जब उनसे पूछा जाता है, खाने का सवाल होता है तो कहते हैं कि जहां मिल जाएगा खा लेंगे। पूरे देश भर के अन्य प्रांतों के भी मजदूर हैं, अपने प्रांत के भी हैं। सरकार का प्रयास है, लोग कहते हैं कि सरकारी चीजें होती हैं, यहाँ जो रजिस्ट्रार मजदूर थे उनके खातों में कुछ पैसा डालने का काम हुआ। बाहर लोग मजदूरी जहाँ करते थे वहां लोगों को लग रहा था कि हमारे सेठ जी के पास हम 2 साल से 4 साल से काम करते हैं, इस समय काम बंद है तो अभी पैसा ये एडवांस हमको दे सकते हैं। लेकिन कई जगह ऐसा लगा है कि जो फैक्ट्री मालिक थे उनका जो दृष्टिकोण था, उनका जो विचार था, वो मानवता के व्यक्ति दिखाई दिया है। इसके कारण आज लावारिस स्थिति में सरकार व्यवस्थाएं कर रही है, लेकिन इतने लोग जो सामने आते हैं, निकलते हैं, एक व्यक्ति का क्योंकि उनकी कोई गणना नहीं है, उनका कोई हिसाब नहीं है, तो वो व्यवस्था भी उस प्रकार से पूरी तरीके से सफल नहीं हो पा रही है। और जिन लोगों का एक मानवीय चेहरा दिखना चाहिए था, फैक्ट्री मालिकों का, कारखाने मालिकों का, जिनके यहाँ काम करते थे, भट्टा मालिकों का, उनका इसमें से कहीं न कहीं लगा कि मानवता का चेहरा उनका दिखाई नहीं पड़ा है। और बाकी सरकार नदीम फारूकी साहब, मानवीय चेहरा दिखाई नहीं दिया है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं सत्यपाल जी। अपने यहाँ भी जरदोजी के कारखाने हैं, जरदोजी कारखाने पिछले 1.5 महीने से 2 महीने से बंद हैं, और जो जरदोजी कारीगर हैं जिनकी उंगलियां सितारे पिरोया करती थी, वो बेरोजगार हैं तमाम। लेकिन और उनके सामने अंधकार है, कोई उनके सामने भविष्य नहीं दिख रहा है कि आगे कारखाने खुलेंगे भी नहीं खुलेंगे। ये सारी जगह स्थितियां हैं, और सही कह रहे हैं कि जो मानवीय दृष्टिकोण जो कारखाने मालिक हैं उनमें दिखना चाहिए, वो नहीं दिखा है। भाई जी देखिए, जब ये महामारी का प्रवेश देश में हुआ तो सरकार तत्काल सचेत होकर इस ओर सोचने लगी और सबसे पहले ही तत्काल उसने लॉकडाउन को ही प्राथमिकता दी। लेकिन उससे पहले ही इन स्थितियों पर विचार करने का दायित्व सरकार का था कि आखिर ये चीज सामने आएगी, बेरोजगारी और तमाम चीजें जब बंद हो जाएंगी और लोगों का पलायन, तो अब ये स्थितियों का पहले ही आकलन सरकार को करना चाहिए था। ये महामारी से हम निपट लेंगे, लेकिन निश्चित ही एक दूसरी समस्या हमारे सामने विकराल रूप के तब में खड़ी हुई है। आखिर उसके लिए सरकार ने क्या पॉलिसी बनाई है, अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रही है। सरकार को ही इस पर कोई चिंतन करना चाहिए था, और इनका भविष्य अब सरकार के ही निर्णय पर निर्भर करेगा कि उन्होंने क्या पॉलिसी बनाई। पहली बात तो सरकार ने एक बड़ा ही गलत निर्णय ये लिया कि जो महामारी है उससे हम निपट लेंगे, लेकिन जो बेरोजगारी की समस्या है उससे निपटने की कोई प्लानिंग सामने नहीं दिख रही है। आप बताइए क्या कैसे इस समस्या से हल निकाला जाएगा। रूपेश गुप्ता जी, आवाज पहुंच रही?
प्रदीप यादव जी बताइए कैसे हल पहुंचेगा? नदीम साहब कह रहे हैं कि महामारी से हम निपट लेंगे, लेकिन जो जो बेरोजगारी की समस्या पैदा होने जा रही है उससे निपटना बहुत बड़ी समस्या होगी। ये बड़ी बात है, महामारी से हम लोग लेंगे क्यों? लेकिन मजदूर लोग हैं, इनकी एक शासन को पॉलिसी बनाना बहुत जरूरी है। जब पॉलिसी नहीं बनाई, जैसे ग्राम नरेगा का काम जो मनमाने ढंग से करा देते थे मशीनों से, वो लेबर द्वारा काम कर उन्हें रोजगार दिया जाए। और जो छोटे छोटे काम होते, सरकार को और जिला प्रशासन की एक नियत बनानी चाहिए। जो करीब 15-16 हजार मजदूर आए हैं, हर ग्राम प्रधान ब्लॉक स्तर पर लोगों को रोजगार दिया जाए, जिससे बेचारे परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे निपटा जाए, लेकिन उसकी एक नियत बनाना बहुत जरूरी है। बताइए अनीस अहमद खान, अनीस अहमद साहब बताइए, क्या ये परिस्थितियां पैदा हो रही हैं मजदूरों के लिए, कारीगरों के लिए, उनसे कैसे निपटा जाएगा? क्या है कोई योजना? लग रहा सरकार के पास कोई योजना है? देखिए, अभी हमारे जो सतपाल भाई साहब ने बात कही थी कि सरकार को वो जो कारखानदार के लोग थे, जो वो थे जिनके कारखाने थे, उन्होंने जब भगाया है लोगों को तो कोई पैसा नहीं दिया। यहाँ पर वो किसी भी पार्टी की सरकार क्यों ना रही हो, प्रदेशों के अंदर उनकी इच्छा शक्ति मजदूरों के प्रति नहीं थी। उनकी इच्छा शक्ति उन कारखाने वालों मालिकों के प्रति ज्यादा थी। अगर सरकार दबाव डालती कि नहीं आप पैसा इनको देंगे, क्यों नहीं पैसा दे रहे हैं इनको आप, तो कोई ऐसा नहीं कारखाने वाला नहीं था जो पैसा नहीं देता। लेकिन सरकार की इच्छा सिर्फ ड्रामा थी, और सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन छला गया है मजदूरों को, ये बात है। दूसरी बात, अगर ये बात जब आई है सामने कि साहब हम सरकार कहाँ से देगी, आप एक बात बताइए। बहुत पहले हमने आखिर लोगों का पलायन गाँव को और शहरों को छोड़ के दूसरे शहरों में क्यों चला गया? इसलिए चला गया कि हमारी सरकारें इतनी नाकारा थी, जिन्होंने हालात में क्या रुपेश जी बताइए, क्या परिस्थितियां ऐसी थी जो इतने समय तक हमारे यहाँ कोई बड़े कारखाने नहीं हैं, जो लोगों को मजबूरी में अपना वतन छोड़ना पड़ा, मजदूरी के लिए दूसरे शहरों में भटकना पड़ रहा है, और अब जब परिस्थितियां प्रतिकूल हैं तो लोग घर वापस लौट रहे हैं और उनके सामने अंधकार है। रुपेश जी। सभी को मेरा नमस्कार। ये तो विषय आपको पहले से ही मालूम है। इस वैश्विक आपदा में भी जब लोग प्रवासी मजदूर अपने घरों को वापस लौट रहे हैं, तो इस उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी लगातार ये कह रहे हैं कि वो यहाँ पर आएंगे और हम उनकी रोजगार की चिंता जरूर करेंगे। और लगातार जहाँ जहाँ प्रवासी मजदूर जा रहे हैं अपने गृह जनपदों को, वहां पर सरकार चिंतित है कि उनको कैसे रोजगार दिया जाए। उस पर लगातार सरकार काम कर रही है, और मुझे भी पूरी उम्मीद है और इस उत्तर प्रदेश की 23 जनता को भरोसा है यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के ऊपर कि कोई व्यक्ति अपने प्रवासी मजदूर के रूप में अपने क्षेत्र में बेरोजगार नहीं रहे। तो अभी तो कैसे मामला बनेगा आगे? इतनी बड़ी समस्या दिख रही है, और जैसा नदीम साहब कह रहे हैं कि महामारी से हम निपट लेंगे, लेकिन बेरोजगारी से निपटना बहुत मुश्किल काम होगा। नदीम साहब को तो मालूम है ना कि उनकी पार्टी के लोगों का क्या हाल रहा है। वो तो बेरोजगारी उन्होंने अपनी दूर कर ली है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता बेरोजगारी दूर करता है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से समाज के साथ खड़ी हुई है, और पूरी ताकत से जो समाज में जो स्थिति पैदा हुई है इस वैश्विक आपदा के दौरान, उसका पूरी तरीके से सक्षम होकर उसका मुकाबला करेगी और लोगों को जो पूरा करेगी। शुभम तिवारी जी बताइए, कैसे निपटा जाएगा ये समस्या जो दिख रही है, मजदूरों के चेहरे पर जो मायूसी दिख रही है, वो कब दूर होगी वो मायूसी? आवाज कट रही है। शेखर जी सही नहीं आ रही है।
हम दोबारा आएंगे आपके पास में सत्यपाल रुपेश जी, इसमें कोई शक नहीं। शेखर जी हम आएंगे दोबारा आपके पास, शुभम दोबारा आपके पास आएंगे। सत्यपाल सिंह जी अपने जनपद में बता रहा हूँ, आदरणीय रुपेश जी ने बहुत खूबसूरत बात कही है और मैं उनका ध्यान इसमें भी इंगित करना चाहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं है, अंतर्यामियों की सरकार है। और जैसे हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आवाज गड़बड़ आ रही, दोबारा आएंगे तुम्हारे पास, दोबारा आएंगे आपके पास। सत्यपाल सिंह जी अपने जनपद में भी जो भी थोड़े बहुत रोजगार की स्थितियां बहुत खराब हो रही हैं, कारीगर भटक रहे हैं, जिलाधिकारी जी ने काफी प्रयास करके कुछ छपाई कारखाने खुलवाए भी हैं, लेकिन ऑर्डर कैंसिल हुए हैं, मजदूरों को सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, तो ऐसी स्थितियों में कोई बहुत अच्छी उम्मीद नहीं लगती सतपाल जी। नहीं, हमारे यहाँ जो शासन ने प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं की हैं, एक तो उन्होंने जैसे मनरेगा के अंतर्गत जिनका रजिस्ट्रेशन था मजदूरों का इस जिले में, ऐसे सारे मजदूरों के लिए उन्होंने कहा है, सारे ग्राम प्रधानों को, सारे सचिवों को कहा है कि आप इनको काम दीजिए। जैसे वो कह सकते हैं काम नहीं है, तो उन्होंने कहा कोई भी नाला खुदवाना है, कोई तालाब खुदवाना है, कुछ भी खुदवाओ, आप इनको काम दीजिए। ये उन्होंने सब जगह सारे ग्राम प्रधानों को लेकर डीपीआरओ को निर्देशित किया है कि आप मनरेगा से जो, और उनके खातों में पैसा भी पहुंच गया है। मनरेगा के खाते में बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश सरकार ने पैसा भेज दिया है। नंबर 2 है, जैसे आपने स्वयं कहा है कि कारखाने खुलवाने के लिए प्राइवेट सेक्टर के, ये बात ठीक है कि कारखाने इसमें से खुलेंगे जो कारखानों में काम कर रहे हैं। जैसे अभी लोग वहाँ कोई लेबर कंप्लेंट, जैसे अभी एक सज्जन कह रहे थे कोई कि इसमें से आप उसमें कंप्लेंट करना चाहिए, वो वहाँ जो कारखाने वालों पे दबाव नहीं है। कोई भी लेबर कारखाने वालों के यहाँ जहाँ काम किया है, कोई उनके खिलाफ कंप्लेंट करने को तैयार नहीं कि साहब पैसा नहीं दे रहे हैं। और ये दूसरा एक बहुत बड़ा लेबर, ये सब छोड़ दीजिए आप, जिनका रजिस्ट्रेशन है, जिनका श्रम मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन है, उनको मुख्यमंत्री जी ने पैसा भेज दिया है। जिनका मनरेगा में रजिस्ट्रेशन है, उनको काम देने का निर्देश प्रधानों और उनको सबको किया गया है। लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा है जिसका ना कहीं रजिस्ट्रेशन है, वो प्राइवेट सेक्टर की तमाम फैक्ट्रियां हैं दिल्ली में, सब जगह वो लोग काम करते हैं, उनका कोई हिसाब नहीं है और उनका हिसाब सरकार के पास भी नहीं है। ऐसे बड़े पैमाने पे ऐसे लेबर होंगे जिनका हिसाब है उनका तो मालूम होना चाहिए, जिनका हिसाब है वहां तो मालूम होना चाहिए था। उन पे क्या आप देंगे, लेकिन नहीं दे रहे हैं। आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आपका इच्छा शक्ति, आपकी इच्छा शक्ति मजदूरों के लिए नहीं है, आपकी इच्छा शक्ति थी उन पैसे वालों के लिए, उन धंधा सेठों के लिए थी आपकी धंधा। आप अगर चाहते तो ये रजिस्ट्रेशन थोड़ी है, जितने सड़कों पे लोग मारे मारे घूम रहे हैं उनसे आपको पूछना चाहिए था कि किस फैक्ट्री में काम करते हो, उन पे दबाव डालते, आप FIR करते उनके खिलाफ। कैसे नहीं करते वो लोग? आप बीच में बोल रहे हो, सुन भी नहीं रहे हो। आप सरकार ने व्यवस्था की है कि सब लेबरों के लिए कहा था कि 20 रुपया जमा करके श्रम मंत्रालय में अपना रजिस्ट्रेशन तो करा सकते थे, उसमें लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। और सरकार के पास हिसाब तो उसी मनरेगा के मजदूर का हिसाब है, इसीलिए उस जानकार को पैसा डाला गया है, उनको उसका पैसा दिया गया है, उनके लिए व्यवस्था की है, उनके खातों में भी पैसा आया है। लेकिन जो अनरजिस्टर्ड, जिन्होंने 20 रुपया देकर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, जिनका मनरेगा में भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनका हिसाब सरकार के पास कहां से मिलेगा? डियर मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी सरकार यहाँ तो शुरुआत कर रही है। हम वो पूछ रहे हैं कि जहां पर दिल्ली में, महाराष्ट्र में, गुजरात में जहां पर लोग फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, अपने प्रदेश के ही लोगों की बात कर रहे हैं। जब सरकारों ने कहा, दिल्ली में कहा कि देखें कौन कारखाना अगर इनका पैसा नहीं दिया गया तो आफत कर दी जाएगी, उनके खिलाफ FIR किया जाएगी। कितनों के खिलाफ FIR हुई है? सिस्टम जानिए, आप पहली बार आए हो क्या? सिस्टम देखिए, सिस्टम अगर होता, देखिए हम भी वकील आदमी हैं, सरकार सिस्टम आप भी जानते और हम भी जानते हैं, स्याह को सफेद कर दे, सफेद को शाम कर दे, 2 मिनट के अंदर कर दे, लेकिन इच्छा शक्ति होना चाहिए सरकार की। जो आजाद भारत की स्थितियां हैं, स्वतंत्र भारत की स्थितियां हैं, हम समझते हैं कि ये बहुत दुखद स्थितियां हैं कि आदमी को खरीद लिया जाए, जो ठेकेदार है वो खरीद लेता है भट्टे पे काम करने के लिए मजदूरों को। और यहाँ जो न तो जरदोजी कारखाने पूरी तरह से पंजीकृत हैं, न छपाई कारखाने पूरी तरह से पंजीकृत हैं, और न जो कारीगर हैं उन्हें ही कहीं पर कोई लाभ सरकार का, जो सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल पाता है स्थिति की नहीं है। तो सब इस सब चीज के पीछे दोषी कौन है? कारखानों का नियमितीकरण नहीं है या श्रमिकों का पंजीकरण नहीं है,
तो ये देखना तो प्रशासन और शासन की जिम्मेदारी है कि ये, और उनको इस तरीके का मॉनिटरिंग होना ही नहीं। आप ये देख लीजिए, आप इसी गहराई में जाइए कि मजदूर जो आ रहा है, पहली बात तो उसकी आने की स्थिति देखिए, सरकार ने कितने गलत निर्णय लिया है कि शुरू के डेज में उनको बाहर होगा, जब प्रकोप थोड़ा बढ़ गया अब उनको लाने की कवायद हो रही है। बड़े सड़कों पे हजारों की तादाद में लोग चल रहे हैं, स्टेशन पर भीड़ है, और बॉर्डर पर सैकड़ों ट्रक लोग आ रहे हैं, कोई पैदल आ रहा है, कोई रिक्शे से आ रहा है, कोई ट्रेन पे कट के मर रहा है, कोई भुखमरी से मर रहा है। ये भयावह स्थिति का पहले आप अध्ययन करिए, ये सब कुछ फेल हो गया। सरकार किस किस आत्ममुक्त थी, अपनी पीठ को थपथपा रही थी। यहाँ डिबेट में बैठे हुए पार्टी सत्ताधारी दल के नेता अपने आप अपने शासन प्रशासन की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इन चीजों की अनदेखी कर रहे हैं कि लोग सड़कों पर भूखों मर गए हैं, ट्रेन से कट के मर गए हैं, हजारों की तादाद में पुलिस पैसा लेते हुए वीडियो दिखाए जा रहे हैं, शराब की बिक्री खोल रखी है। आखिर पहले इन स्थितियों में बात करिए रोजगार की, तो हमें कोई समझ में आ ही नहीं रहा कि सरकार जब इस चीज से नहीं निपट पा रही है, अपने मातहत पुलिस को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इस पूरे कोरोना पीरियड में सबसे भीवस और गंदा चेहरा पुलिस का निकल कर आया है, जिसने इस पीरियड में भी बेरोजगारी का, लोगों की बेचारगी का फायदा उठाकर रिश्वत देने का काम किया है। जो ट्रक बैरियर पर पास हो रहे हैं, ये सिर्फ पैसे पास हो रहे हैं, लोग पैसे दे देकर आ रहे हैं, और हमें एक दो दिख रहे हैं कि एक दो लोगों को निकल लिया जाए। कितने लोगों को होगा? छुप छुप के लोग घरों में आ गए हैं। कोई बॉर्डर किसी भी जिले की या प्रदेश की कोई सीमा सील नहीं है। सरकार पूरी तरीके से इस पॉइंट पर फेल हो चुकी है। हम ईश्वर भरोसे हैं, ईश्वर से दुआ कर रहे हैं कि इस महामारी से हम निपट लें, और सब लोग दुआ करिए, अपने अपने तरीके से प्रार्थना करिए, यही तरीका है। सरकार से हमें कोई आशा नहीं। चलिए समापन की ओर बढ़ रहे हैं, समय आगे बढ़ रहा है, समय इजाजत बहुत नहीं दे रहा है। एक एक मिनट में एक बार फिर एक चक्र चल जाए, और एक एक मिनट में सारे लोग बताइए कि क्या इस स्थिति से क्या स्थिति आपको लगती है, आपकी नजर में ये स्थिति कैसी दिख रही है। प्रदीप यादव जी आप शुरू करिए, एक मिनट में बताइए। शेखर भाई एक बात ये बताइए, अभी कह रहे थे कुछ मजदूरों की लिस्ट नहीं है, जिन्होंने लोगों रजिस्ट्रेशन करा दिए हैं उनका रजिस्ट्रेशन है, जिन्होंने नहीं कराया उनके पास सरकार के पास कोई नहीं, वो प्रूफ नहीं है। अरे आप बूथ स्तर पर अपना कार्यकर्ता बना देते हो वोट के लिए, क्या आप बूथ स्तर पर अपना कार्यकर्ता बनाइए इनके के लिए, जो मजदूर आए इनकी गिनती करें, इनका रजिस्ट्रेशन है या नहीं, इनका रजिस्ट्रेशन कराइए। ये किस पे आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं है, विपद मुसीबत है। ये व्यक्तिगत प्रदीप यादव या नदीम भाई या फला फला लोगों पे नहीं है, ये पूरे फरुखाबाद में पूरे देश में मुसीबत है। इसमें अपना अपना राय अच्छे सुझाव दीजिए। ये नहीं उनके सरकार में ये होता रहा, उनकी सरकार में ये होता रहा, सरकारें आती और जाती हैं, लेकिन समय जो मुसीबत है इसमें अच्छा सुझाव दीजिए। रुपेश जी बताइए क्या होना चाहिए। देखिए दो बातें हैं, और खास तौर से फरुखाबाद के लिए जो स्थितियां हैं वो दुखद हैं कि नहीं है। देखिए दो बातें हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जिंदगी भी है और जहान भी है। पहली प्राथमिकता सरकार थी कि कैसे जिंदगी बचें, सरकार उसमें कामयाब रही। पूरे विश्व में इस चीज की प्रशंसा हो रही, पूरे देश में यशस्वी मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जैसे तत्परता से कदम उठाए हैं, आप सबको ध्यान हो कि इन लोगों ने इसमें भी राजनीति की। अचानक आनंद विहार के बस अड्डों पर लाखों की तादाद में प्रवासी मजदूरों को सूचना दे दी गई कि उनके लिए बसें उपलब्ध थी। ऐसे भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने धैर्य नहीं खोया, और आप सबको मालूम है कि उन्होंने कहा कि उनके पास लोग आ गए हैं तो पैदल ना चले। दसियों हजार बसें एक रात में लगा के उनको अपने घरों पर बैठाने की व्यवस्था सुनिश्चित थी। लेकिन अब प्रयास ये है कि पहले हम जिंदगी को कैसे बचाएं, इसके बाद हम रोजगार की भी सोच रहे हैं। और ये मान लीजिए ये वो सरकार नहीं है। अभी हमारे मित्र समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जी जब पुलिस का वर्णन कर रहे थे, मुझे लग रहा था वो भूल गए, ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है। क्या है चर्चा में चीजें निकल करके सामने आई हैं, वो जनपद के लिए दुखद है कि नहीं है। देखिए ये बहुत दुखद वाली चीजें हैं। अब आप है साहब, दुखद तो बहुत है, लेकिन उस दुखद में अच्छी चीजें कैसे ढूंढी जा सकती हैं, ये सरकार उसके लिए प्रयास कर रही है। वो दिन रात चिंतित है, 24 घंटे तत्पर है कि कोई भी हमारा व्यक्ति भूखा ना सोए। हाँ कोई देखिए ये हो जिसके पास अन्न ना हो। ये हम हल करेंगे मसले, हम चर्चा करेंगे मुद्दों की, आग उगलते मुद्दों की। देखिए प्रतिदिन रात 11 बजे अपने लोकप्रिय चैनल आई विटनेस पर बिग बुलेटिन
मेरे यानी अनिल वर्मा शेखर के साथ।